नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में एसआईआर पर अफरा तफरी मची है। आम लोगों के साथ साथ अब बीएलओ भी काम के बढ़ते बोझ से परेशान हो रहे हैं, बल्कि नौबत आत्महत्या करने तक पहुंच गई है। 19 दिनों में ही 6 राज्यों में 16 बीएलओज की जान चली गई है। अब सवाल यह है कि इन्हें अकाल मौत मानकर अफसोस जताया जाए या हत्या की तरह देखकर न्याय की डिमांड रखी जाए, यानी न्याय की मांग की जाए। यह देखकर अफसोस होता है कि न चुनाव आयोग और न ही सत्तारूढ़ बीजेपी इन मौतों पर परेशान दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आज ही राहुल गांधी ने खबर शेयर करते हुए, बीएलओज की मौत की खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं। राहुल गांधी यहां रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी एसआईआर को बाकायदा सोची समझी चाल बताते हुए आम नागरिकों और बीएलओ दोनों की परेशानी बता रहे हैं। इसके साथ ही वो वोट चोरी के उस आरोप पर भी अब भी कायम हैं जो उन्होंने बिहार में पुरजोर तरीके से उठाए थे। हालांकि महागठबंधन की हार के बाद राहुल को नसीहत दी जा रही है कि अब वो इन आरोपों से पीछे हटें, क्योंकि इसी वजह से उन्हें हार मिली है। लेकिन असल में ऐसी नसीहत देने वाले पत्रकार और खुद बीजेपी भी मानती है, जानती है कि राहुल गांधी के आरोप हवा हवाई नहीं है। इसीलिए राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब एसआईआर पर संदेह कर रहे हैं, शक जता रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज इसी मसले पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ साझा किया है। आइए जरा उनको देखते हैं। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनको गहरी संवेदनाएं। जमीनी हकीकत के मुताबिक यह संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस, अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभों को गिरने से कोई बचा नहीं सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप हैं, वह इन निर्दोष बीएलओज की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाइए। यह बात यहां लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इन बातों को आपने देखा, सुना, पढ़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर के साथ नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे घातक फैसलों की याद बिल्कुल सही दिलाई है। देश बार बार मोदी सरकार की ऐसी ही मनमानियों का नुकसान उठा रहा है, लेकिन इन पर रोक ही नहीं लग पा रही है। याद कीजिए कि किसानों को कृषि कानून रद्द करने के लिए 12 नहीं बल्कि 13 महीने तक
यानी साल भर से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा था। तब मोदी सरकार अपनी एक मनमानी से पीछे हटी थी। वैसे अभी एक और मनमानी सामने आ गई है। आप देखिए, बताता हूं। चंडीगढ़ को दिल्ली से शासित करने की मनमानी भी बीजेपी करने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल सबका तीखा विरोध हुआ, तो अब केंद्र सफाई पेश कर रहा है। आपको बता दूं कि इसी विंटर सेशन में यानी शीतकालीन सत्र में सरकार ने संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की घोषणा की है। इस विधेयक के जरिए चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने और राष्ट्रपति को इसके लिए सीधे नियम बनाने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। लेकिन इस पर तीखा विरोध हुआ और सीधे चुनौती दी गई कि हम चंडीगढ़ को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो अब केंद्र ने एक बयान में कहा है, क्या है वो बयान, कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ यानी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। अब फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सरकार हर बार राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना कोई भी काम क्यों करती है? क्या देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है? राजनीतिक दल दूसरे नहीं हैं? या आप सत्तासीन हैं, आप सत्ता पर काबिज हैं, तो आप जैसे चाहे मनमानी करें? क्या यह राजशाही है? मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ही हैं, राजा नहीं हैं, जो अपनी सनक में कभी भी कोई फरमान सुना दें। अभी तक तो लोकतंत्र बचा हुआ है इस देश में, इसलिए ऐसी मनमानियों पर कभी कभी रोक लग भी जाती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो पाएगा? जो चंडीगढ़ का मामला है बहुत गंभीर मामला है। चंडीगढ़ की तरह चंडीगढ़ किस दिशा में ले जाने की कोशिश है चंडीगढ़ को, जरा बता देना चाहता हूं। यह 240वां अनुच्छेद 240 क्या है? अनुच्छेद 240 पहले भी बताया, रखा आपके सामने, लेकिन अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है जिसमें विधानसभा नहीं होती। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दामन दीव ऐसा ही है। यहां पर विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति सीधे प्रशासक चुनता है। यानी राष्ट्रपति जो प्रशासक वहां दादरा नगर हवेली में, चाहे वो अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में जो साहब गए थे गुजरात से गए थे, इसी तरह चंडीगढ़ में भी ये करना चाहते थे। चंडीगढ़ में भी प्रस्तावित विधेयक में यही इसी श्रेणी में डाला जा रहा था ताकि वहां अलग से प्रशासक नियुक्त किया जा सके। इसका विरोध हुआ और कहा जा रहा है सरकार का क्या कदम है वो आपने देख लिया। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा मामला आपके सामने लाना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन पहले एक चिट्ठी आई थी, आप लोगों को याद होगा। 272 लोगों ने इस चिट्ठी पर साइन किया था और सिग्नेचर, वो 272 लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो गए। बहुत अच्छा हुआ कि वो चिट्ठी सामने आई, बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सामने आए और उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि वो क्या है, कौन है। और इसके बाद 175 लोगों ने राहुल गांधी पक्ष में, राहुल गांधी को बहुत ही साजिशन, बहुत अलग ढंग से डिफेम करने की कोशिश हो रही है। जैसे यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने वाली है, यानी कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बंटने जा रही है। यह बात भी नरेंद्र मोदी, भाई आप 202 सीटें लेके आए थे, बिहार में जीत के आए थे, उस दिन अपने जीत का जश्न मनाते, लेकिन आपने जीत का जश्न नहीं मनाया। आपने कांग्रेस में बंटवारे की बात कही अपने ही मुख्यालय से, यानी बीजेपी का जो हेड ऑफिस है यहां दिल्ली में, उसी हेड ऑफिस से भाषण में। तो कांग्रेस को इसमें स्प्लिट की बात कहते वक्त आप जो बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी के ऊपर कह रहे हैं। 272 लोगों से आपने चिट्ठी लिखवाई, वो भी राहुल गांधी के ऊपर चिट्ठी लिखवाई। राहुल गांधी को अगर आप डिफेम करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा है, या ये आप तमाम दोस्तों मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी पिक्चर से बाहर हो जाए, ताकि नरेंद्र मोदी इस देश में राजा की तरह काम करें।
अब चंडीगढ़ को भी वो प्रशासक वहां नियुक्त करना चाहते थे। 131वें विधेयक के रूप में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर वहां अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 240 लागू करना चाहते थे, जो अभी तो रोक दिया गया है, लेकिन कल को नहीं रोकेंगे। मनमानी चलेगी क्योंकि एसआईआर है, और एसआईआर है तो सब मुमकिन है। एसआईआर क्यों? इसीलिए करवाया जा रहा है। लेकिन 272 पे, इन 272 लोगों पे और देश के संविधान पर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह, जरा सुनिए उनको। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और विशेषकर मेरे सभी युवा साथियों में, जेन जी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जिनके सामने भविष्य है, हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली, वोटर को पूरा अधिकार मिला, लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? सर, मौलाना अरशद मदनी तो सुन रहे थे आप यहां 272 से लेकर नागरिकता की बात और एसआईआर की बात। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। संविधान दिवस के दिन क्या करना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए आप एकजुट होइए और इस देश में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। हमने तो सब कुछ भोग लिया, हमने इस देश के लोकतंत्र के हिसाब से जिंदगी जी ली, लोकतंत्र ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आपके लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। यह बात यहां कह रहे थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद, ये तमाम चीजें आप जानते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में।